इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th फिजिक्स को पता है इतना बड़ा चैप्टर है, अगर हम इसे क्लासीफाई नहीं पढ़ते तो बच्चों परफेक्शन मिलना मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों पहले हम देखते हैं कि व्हाट टॉपिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। पर बच्चों मैंने आपका वेलकम तो किया नहीं है, तो सबसे पहले वेलकम टू मोदगिल फिजिक्स क्लासेस। मैं इंजीनियर संदीप मोदगिल बच्चों चंडीगढ़ से आज फिर आपके साथ। प्यारे बच्चों आज जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसमें ये सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। पर बच्चों इसका जो फर्स्ट टॉपिक देखो सामने लिखा हुआ है चार्ज। तो आओ बच्चों हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चार्ज क्या होता है? माय डियर स्टूडेंट्स, चार्ज को अंडरस्टैंड करने के लिए टोटल हमें 5 पॉइंट्स डिस्कस करने होंगे। आप पूछेंगे मोदगिल सर वो 5 पॉइंट्स कौन से हैं? तो आज भाई 5 पॉइंट्स ये आ रहे। हाँ ये पॉइंट्स हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन, सेकंड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब मेथड ऑफ चार्जिंग, थर्ड में डिटेक्शन, फोर्थ में प्रॉपर्टीज और देन न्यूमेरिकल्स। तो आओ बच्चों हम इसका फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, हम चार्ज की डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं, पर डिस्कस करने से पहले बच्चों कुछ बातें आपको बता देता हूं, वो कुछ एग्जांपल दूंगा जिससे डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगी आपको। देखो बच्चों क्या होता है, आप एक बात तो जानते हैं बचपन से कि जब कोई प्लस चार्ज होता है इसके पास में प्लस आएगा तो रिपल हो जाएगा, माइनस आएगा तो अट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों? बच्चों ये प्लस चार्ज अपने सराउंडिंग में एक स्पेस क्रिएट करता है, उस स्पेस का नाम फिजिक्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दूसरे चार्ज पर फोर्स लगते हैं अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। जैसे मैग्नेट के पास में आयरन को लेके आओ तो आयरन अट्रैक्ट हो जाती है। रीजन क्या है कि मैग्नेट अपने चारों तरफ एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है जिससे क्या होता है उस आयरन पे फोर्स लगता है। तो मैं कहना ये चाहता हूं बच्चों, पूरी दुनिया में 4 तरह की फील्ड हम पढ़ते हैं, 4 टाइप्स के। चार्ज का फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट का फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, एक अर्थ के ऊपर हम मास को ड्रॉप कर दे तो मास अपने आप नीचे आ जाएगा तो अर्थ का फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड, और एक इंसानों की भीड़ होती है उसको बच्चों ओरा कहते हैं, AURA। देखो ये 4 फील्ड लिखे हुए हैं। चार्ज का फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट का फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है ना, अर्थ का फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड और इंसानों का फील्ड ओरा होता है। अब बच्चों हम ये इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे और इससे लिंक चार्ज की डेफिनेशन को करेंगे। कहना जरा लिंक कराओ। देखो बच्चों चार्ज क्या है ये किसी को नहीं पता, पर कहीं भी अगर पूरी अर्थ पे कहीं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रहा है तो पक्की बात है, कंफर्म है कि वहां एक चार्ज है। मतलब चार्ज इज डिफाइंड बाय इट्स प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है? कहना इट इज एसोसिएटेड विद मैटर। चार्ज किसी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है या एक्सपीरियंस करती है। वापस बोलता हूं मैं इस बात को बच्चों, जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड है वहां कंफर्म है चार्ज है, पर चार्ज खुद क्या है ये किसी को नहीं पता। तो इस डेफिनेशन को इस तरह से लिख लेना, चार्ज इज डिफाइंड बाय इट्स प्रॉपर्टी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इट इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। जैसे मैं मैटर हूं, it is a property associated with matter which can produce or experience electric and magnetic effect. क्लियर? अब तो क्लियर हो गया चार्ज की डेफिनेशन। कहना हाँ सर चार्ज की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है कि चार्ज किसी मैटर की प्रॉपर्टी का नाम है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है या एक्सपीरियंस करता है। बच्चों चार्ज पर बेस्ड हम इसमें 12th फिजिक्स में 3 चैप्टर डिस्कस करेंगे। उसको समझना ऐसे, अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो बच्चे प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड और उस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा। तो मोदगिल सर जो आपसे डिस्कस कर रहे हैं आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें सारे चार्ज रेस्ट में होंगे। अगर चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बच्चों प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड और चैप्टर का नाम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होगा जो 3rd चैप्टर बनने वाला है। और चार्ज के पास अगर एक्सेलरेशन है तो प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड एनर्जी और चैप्टर का नाम EM वेव होगा। ये तीनों चैप्टर हमारे कोर्स में हम इसमें आज फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें इन जनरल हम सारे चार्ज रेस्ट में रखेंगे। क्या बच्चों समझ आए यहां तक का? कॉपी इट। अब बच्चों हम सेकंड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, उसका नेम है प्रोडक्शन, मतलब मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है। बच्चों चार्ज को प्रोड्यूस करने के 3 मेथड होते हैं, FCI। कहना ये क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नहीं, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। तो चार्ज को अगर मेथड ऑफ चार्जिंग को समझना हो मतलब तो 3 मेथड बोलना, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। आओ बच्चों हम समझते हैं ये क्या होते हैं। बच्चों फ्रिक्शन में हम क्या करते हैं, 2 स्फीयर लेते हैं और उनको आपस में रब करते हैं। रब करते हैं तो क्या होता है बच्चों, एक स्फीयर से इलेक्ट्रॉन दूसरे स्फीयर पे चला जाता है। जो जिस स्फीयर से इलेक्ट्रॉन जाता है बच्चों वो पॉजिटिव होता है और जिस पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है वो सेक्शन नेगेटिव हो जाता है। तो देखो हमने चार्ज प्रोड्यूस कर लिया, पहले ये स्फीयर न्यूट्रल थे, हमने जैसे रब किया तो एक इलेक्ट्रॉन दिया और जो इलेक्ट्रॉन देता बच्चों जैसे NaCl, Na ने इलेक्ट्रॉन दिया तो Na+Cl- करते हैं। ऐसे जिस स्फीयर ने इलेक्ट्रॉन दिया उसे प्लस और पास वाले को नेगेटिव करते हैं।
तो ये फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन में आप क्या बोलोगे, व्हेन टू बॉडीज आर रब टुगेदर देन वन बॉडी ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन टू अदर बॉडी, सो वन बॉडी बिकम पॉजिटिव और अदर बॉडी बिकम नेगेटिव, है ना। तो फ्रिक्शन से चार्ज प्रोड्यूस कर लिया हमने। नेट चार्ज तो जीरो देगा बच्चों को, चार्ज कंजर्व है, पर आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट कर लिया। आओ बच्चों, कंडक्शन में क्या होता है बच्चों, कंडक्शन में हम स्फीयर को टच करते हैं। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, उस पर एक न्यूट्रल स्फीयर को टच किया, जैसे टच किया तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर न्यूट्रल स्फीयर के चार्ज के न्यूट्रल स्फीयर से अपने एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। एक या कई इलेक्ट्रॉन को करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को जब अट्रैक्ट करेगा तो बच्चों यहाँ प्लस आ जाएगा। तो मतलब एक स्फीयर में प्लस था, सेकंड वाला न्यूट्रल था, पर जब इसके इलेक्ट्रॉन को उधर कर ले गया तो खुद भी ये प्लस हो गया। अगर ये प्लस प्लस हो गए तो मतलब इसको बोलते हैं कंडक्शन। क्या ना, कंडक्शन में दोनों पे सेम चार्ज भी आ जाता है। बोलो क्लियर, पर इसमें टच करते हैं बस अपन। फिर आएगा बच्चों इंडक्शन। इंडक्शन तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है, आओ उसे हम डिटेल में समझते हैं। इंडक्शन में क्या होता है बच्चों, एक स्फीयर होता है, मान लो पॉजिटिव चार्ज का है, सेकंड स्फीयर न्यूट्रल है, तो पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर न्यूट्रल स्फीयर से कुछ गैप पर है। अगर वो गैप पर है तो पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर न्यूट्रल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा पर इनमें कनेक्शन नहीं है तो बच्चों वो ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे, सभी इलेक्ट्रॉन एक साइड में एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो सारे माइनस एक तरफ तो सारे प्लस एक तरफ आएंगे, तो माइनस प्लस तो प्रोड्यूस हो गया ना बच्चों। फ्रिक्शन और कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था, जो अभी आपने पढ़ा था ना फ्रिक्शन और कंडक्शन, उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था। पर इंडक्शन में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ है, माइनस एक साइड में प्लस एक साइड में आ गया, पर निकल के बाहर नहीं आता बच्चों, ये इंडक्शन कहलाता है। अब इस इंडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, वो पहले बताने से पहले एक बात रिवाइज कर दूं। चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय थ्री वेज, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। फ्रिक्शन में रबिंग, रबिंग से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कंडक्शन में टच, उससे भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इंडक्शन में पास पास रखते हैं, टच नहीं करते, तो एक ही स्फीयर के इलेक्ट्रॉन एक साइड में आते तो माइनस प्लस आ जाता है, ये मैंने बताया था। अब बच्चों इंडक्शन में क्या होगा, मान लो उस स्फीयर पे क्यू चार्ज है फर्स्ट स्फीयर पे, तो सेकंड स्फीयर पे जो माइनस आया वो मान लेते हैं क्यू डैश है, तो ये क्यू डैश कितना होगा, मतलब अगर ये प्लस वाला 10 कूलम है तो क्या ये -10 कूलम होगा। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बच्चों, उसके लिए फॉर्मूला लग लेना है, इन जनरल क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू 1 - 1 के बच्चों इसमें कांस्टेंट है, से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो हमेशा के लिए याद कर लो, फॉर एनी सब्सटेंस जो के होता है बच्चों ग्रेटर देन 1 होता है, इसलिए क्यू डैश हमेशा लेस देन माइनस क्यू होता है। क्या मतलब, जैसे इस स्फीयर पे क्यू चार्ज है तो इसमें जो इंड्यूस चार्ज होगा वो हमेशा लेस देन क्यू से कम होगा मैग्नीट्यूड में, और साइन उसका नेगेटिव होगा। जैसे यहाँ 10 कूलम है तो -10 मत कहना, या -9 -8 -7 कहना, क्योंकि वो के कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, और कांस्टेंट हर डाइलेक्ट्रिक का अपना अपना होता है। तो आप बोलना इंडक्शन में चार्ज कभी भी इक्वल अपोजिट होने की कोई गारंटी नहीं होती। हाँ बच्चों, अगर ये स्फीयर कंडक्टर होता तो कंडक्टर के लिए के इनफाइनाइट होता है, और 1/∞ 0, तो क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू, तो चार्ज इक्वल प्रोड्यूस होगा। कहना सर आप समझाओ जरा कैसे, जैसे ये स्फीयर है बच्चों, इस पे 10 कूलम चार्ज है, अगर ये डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है मतलब कंडक्टर नहीं है, तो 10 का या -10 से कम आएगा, -9 -8 कुछ भी आएगा, वो के पे डिपेंड करेगा। अगर ये 10 कूलम और ये कंडक्टर है तो 10 का -10 आ जाएगा इस साइड में, और +10 उस साइड में आ जागा। कहना अच्छा, ये बात तो बड़ी अच्छी पता लगी। तो बच्चों एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि जो इंड्यूस चार्ज की वैल्यू होती है वो क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू 1 - 1/k होती है। के हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, इसको अभी यहां इतना से याद कर लेना। क्या बच्चों मेरी बात समझ आई? कॉपी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब इंडक्शन के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इंडक्शन को समझने के लिए। इंडक्शन में मैंने पहले क्या बताया था आपको बच्चों, कि चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन तो होता है पर चार्ज ट्रांसफर नहीं होता। जैसे बच्चों मेरे पास एक कंडक्टिंग रोड थी जो अनचार्ज थी, मैं इसके पास में पॉजिटिव रोड लेके आया, जैसे पॉजिटिव रोड लाया तो ये कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो पॉजिटिव साइड में नेगेटिव आ जाएगा और दूसरी साइड में पॉजिटिव आ जाएगा। सेकंड एग्जांपल आप स्फीयर को देखिए, एक स्फीयर जो ए वाला है बच्चों वो प्लस चार्ज का है, ए वाला प्लस चार्ज का है, उसके पास में बी स्फीयर न्यूट्रल था, पर प्लस चार्ज वाला न्यूट्रल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उससे क्या होगा, एक साइड में नेगेटिव और एक साइड में पॉजिटिव आ जाएगा। ये एग्जांपल भी इंडक्शन का है। तो इंडक्शन में होता क्या, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पर चार्ज निकल के बाहर नहीं जा रहा, बस उसी बॉडी में प्लस माइनस क्रिएट हो जाते हैं, इसी को इंडक्शन कहते हैं। आओ बच्चों एक एग्जांपल और देखते हैं। पहले बच्चों इंडक्शन का एक एग्जांपल और देखते हैं। बच्चों इसके लिए आपको बोर्ड पे ये डायग्राम, 4 डायग्राम देखने होंगे। फर्स्ट डायग्राम में बच्चों ए और बी स्फीयर थे जो न्यूट्रल थे, जिसपे कोई चार्ज नहीं था,
और एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखे हुए टच कर रहे थे। हमने क्या किया बच्चों, ए स्फीयर के पास में हम एक नेगेटिव चार्ज लेकर आए। उससे क्या हुआ, ए स्फीयर के सारे इलेक्ट्रॉन इधर आने लगे तो इधर पॉजिटिव हो गया, पर ए और बी आपस में टच कर रहे हैं, इसलिए बच्चों नेगेटिव ए पे ना बनाकर बी के दूसरे कॉर्नर पे बनाना होगा। इस बात को याद रखना, कोई कंडक्टर है ना तो इलेक्ट्रॉन हमेशा दूर चले जाएंगे, बिल्कुल आउटर सरफेस पे। तो होगा कि जब माइनस लाओगे तो ए स्फीयर पे प्लस होगा, पर ए पे नेगेटिव ना बनाकर बी के साइड में नेगेटिव बनाना, कोई टच कर रहे हैं आपस में तो बिल्कुल एंड में नेगेटिव बना देना। अब उसके बाद सी वाले में क्या हुआ बच्चों, अपन ने कि जो बी वाला स्फीयर है इसको डिटैच किया, अलग कर लिया बच्चों अपन ने। जैसे अलग किया, पर ए वाला तो देखो नेगेटिव वाले के चार्ज के साथ बाउंड रहेगा, पर जो बी वाला वो अलग हो गया इंसुलेटिंग स्टैंड पे, इसलिए बी पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उससे थोड़ा दूर ले गया अपन, तो इसका इंपैक्ट उस पर नहीं पड़ रहा, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पहले वापस देखो, ए और बी इंसुलेटेड स्टैंड पे अनचार्ज थे, जैसे मैं नेगेटिव लाया तो ए पे प्लस आया, पर ए पे नेगेटिव ना बनाकर बी के साइड में नेगेटिव बनाना, क्योंकि आपस में टच कर रहा है तो बिल्कुल दूर चला जाएगा चार्ज। कहना ओके सर। फिर हमने बी को अलग कर लिया, जब बी को अलग किया और इसे दूर कर दिया तो बी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा ए का, तो बच्चों चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया देखो सब तरफ, परंतु ए वाले का चार्ज बाउंड रहेगा, कोई नेगेटिव चार्ज उसके पास में रखा हुआ है। फोर्थ डायग्राम को अगर आप देखो तो हमने नेगेटिव वाला चार्ज ही हटा दिया, तो बच्चों दोनों स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक दूसरे पे कोई इंपैक्ट नहीं डालेंगे, दूर दूर रखे हुए ऐसा मानेंगे हम। तो ये भी बच्चों इंडक्शन का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था। बोलो क्लियर हुआ? पहले स्फीयर टच करेंगे, ए के पास में लाएंगे तो ए के एक साइड में पॉजिटिव, दूसरी साइड में बी के नेगेटिव लिखना है, ए के नेगेटिव को टच होकर इलेक्ट्रॉन दूसरा कॉर्नर में चला जाएगा। उसके बाद बच्चों एक को दूर करना है तो इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बी वाले पे ए वाला बाउंड रहेगा, और जब ए वाले के चार्ज को भी हटा देंगे बाहर वाले हाथ को, तो बच्चों दोनों पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा जब वो दूर दूर रखे होंगे। क्या बच्चों क्लियर हुआ? ये इंडक्शन का एक एग्जांपल और था आपके लिए, कॉपी। माय डियर स्टूडेंट्स, आओ इंडक्शन का एक एग्जांपल और देखते हैं। मैं इसे आपको 4 स्टेप में एक्सप्लेन करूंगा। देखो बच्चों, इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि मेरे पास एक स्फीयर था जो न्यूट्रल था, मैं उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज की रोड लेकर आया। जैसे मैं रोड लेकर आया तो बच्चों ये जो स्फीयर था ये कंडक्टिंग था, तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ अपने आप को लेके जाएंगे, तो माइनस एक साइड में अक्युमुलेट हो जाएगा और प्लस एक साइड में अक्युमुलेट हो जाएगा। ये तो क्लियर है, इसको बोलते हैं प्रोसेस इंडक्शन। तो इंडक्शन में कहना साहब बिल्कुल सही है, यहां तक की बात तो हमें समझ आ गई। सेकंड में क्या किया बच्चों, सेकंड स्टेप में इसने एक काम किया कि रोड का एक साइड अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग का मतलब होता है कि नेट पोटेंशियल ऑन स्फीयर 0। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, जो इस साइड में आपके पास पॉजिटिव चार्ज है ना बच्चों, वो अर्थ से इलेक्ट्रॉन इस तरह से आएंगे कि ये चार्ज यहां डिसअपियर हो जाएगा, तो सिर्फ एक साइड में माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि प्लस चार्ज का रोड उस तरफ रखा हुआ है, तो उसकी वजह से वो बाउंड रहेगा, तो माइनस यहां रह जाएगा। अब थर्ड स्टेप में देखो क्या किया उसने, थर्ड स्टेप में अर्थिंग को हटा दिया। जैसे अर्थिंग को हटाया तो बच्चों ये रोड के साथ माइनस चार्ज बाउंड रहेगा और ये शेप ऐसे बना रहेगा इसका चार्जेस का। बात को समझो, रोड तो वही है तो माइनस चार्ज कहीं जा ही नहीं पाएंगे, तो बाउंड रहेंगे। पर हमने फोर्थ स्टेप में रोड को भी रिमूव कर दिया। जैसे रिमूव किया तो बच्चों माइनस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कंडक्टर पे। ये होता है बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्शन। देखो बच्चों क्लियर हो गया? सबसे पहले रोड लाए तो माइनस प्लस हुआ, ये पहला फर्स्ट स्टेप हो गया। जैसे मैंने अर्थ किया तो इधर का प्लस, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आए, देखो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आ भी सकते हैं जा भी सकते हैं, इस तरह से आए कि प्लस चार्ज एक साइड का गायब हो गया, डिसअपियर हो गया। फिर हमने थर्ड स्टेप में अर्थिंग हटा दिया पर माइनस फिर भी बाउंड रहा, हमने रोड को रिमूव कर दिया, तो बच्चों चार्ज इस स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये इंडक्शन का एक छोटा सा एग्जांपल और था बच्चों, कॉपी। देखो बच्चों, चार्ज की डेफिनेशन क्लियर, प्रोडक्शन मतलब मेथड ऑफ चार्जिंग क्लियर। अब बच्चों चार्ज को डिटेक्ट और मेजर कैसे करते हैं, इसके लिए बच्चों कुछ डिवाइसेस के नाम याद कर लीजिए कि चार्ज कैन बी डिटेक्टेड एंड मेजर बाय, सबसे पहले बच्चों गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, सेकंड आपके पास है इलेक्ट्रोमीटर, थर्ड वोल्टामीटर और फोर्थ है बच्चों बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। ये चार्ज को डिटेक्ट और मेजर करने के डिवाइसेस है जिनके नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, इन्हें भी कॉपी करें। मेरे प्यारे बच्चों, डेफिनेशन क्लियर, मेथड ऑफ चार्जिंग क्लियर और उसके बाद डिटेक्शन एंड मेजरमेंट क्लियर। बच्चों अब सबसे अच्छा टॉपिक चार्ज का हम पढ़ रहे हैं बच्चों, उसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में मैं आपको पहले चार्ज की प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा, फिर वन बाय वन डिटेल में समझाऊंगा। पहले शॉर्ट में एक वर्ड में बता जाऊंगा क्या मतलब है इसका, फिर हम इसको वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। ये है रियल चार्ज की पढ़ाई। तो बच्चों आओ हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बच्चों देखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने लिखी है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। इसका मतलब है चार्ज इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से प्रोड्यूस होता है, या तो हम इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं, उससे चार्ज प्रोड्यूस होता है बच्चों।
अगर हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी बॉडी, लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। सेकंड देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी है बच्चों, चार्ज इज कंजर्व्ड। क्या मतलब है? आपने बहुत सालों से पढ़ा होगा, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब ये जो चार्ज पहले था वही चार्ज बाद में रहता है बच्चों। थर्ड प्रॉपर्टी का नाम लिखा है बच्चों, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब चार्ज का सबसे छोटा चार्ज की वैल्यू स्मॉल ई होती है, बस इतना ही बोलेंगे, बाकी मैं डिटेल में बता रहा हूँ। नेक्स्ट लिखा है बच्चों, चार्ज इज इनवेरिएंट। ये भी हम बाद में जाके पढ़ेंगे कि चार्ज जो होता है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब ये है इनवेरिएंट। फिर उसने बोला है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, मतलब किसी बॉडी पे अगर चार्ज है तो उस पर मास पक्का है। रीजन क्या दोगे? कहना सर देखो, चार्ज होता है, सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन का है, तो इलेक्ट्रॉन का अपना मास भी तो होता है, तो अगर चार्ज है तो इतना मास भी तो आ गया इलेक्ट्रॉन का, इसलिए चार्ज के बाद में क्या लिखा है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। पर मास चार्ज के बिना रह सकता है, अभी हम समझते हैं इसे भी। अगला लिखा बच्चों, एक्सलरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी। जो चार्ज एक्सलरेट होते हैं वो एनर्जी रेडिएट करते हैं। और लास्ट में लिखा है चार्ज शोज एडिटिव नेचर। ये प्रॉपर्टीज हैं 7 जो हमें पढ़नी है बच्चों। आओ बच्चों हम इसे वन बाय वन डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आओ बच्चों, अब हम चार्ज की जो प्रॉपर्टीज है उसको वन बाय वन डिटेल में स्टडी करते हैं। देखो बच्चों, चार्ज की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप देखिए क्या लिखा हुआ है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। क्या मतलब है इसका बच्चों? मैं इसके लिए बच्चों 2 एग्जांपल आपको दूंगा जिससे आपको मजा भी आएगा समझने में। देखो बच्चों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, आप भी सोच के बोलना कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल का मतलब क्या है। उसको समझने के लिए फिजिक्स के क्लास साहब 2 एग्जांपल दे रहे हैं जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो बच्चों, मेरे पास 2 स्फीयर हैं ए और बी। मान लो बॉडी ए ने बॉडी बी को 100 प्रोटॉन ट्रांसफर कर दिए हैं, 100 प्रोटॉन ट्रांसफर कर दिए हैं, तो व्हाट विल बी द चार्ज ऑन बॉडी ए? बॉडी ए पे चार्ज क्या आएगा, +100 और -100। देखो, ए ने बी को बच्चों 100 प्रोटॉन ट्रांसफर किए, तो ए पे चार्ज +100 आएगा या -100? प्यारे बच्चों, फटाफट 1 सेकंड में अपने मन में सोच लो जो आपको बोलना है। सोच लिया? अब बच्चों मैं इसका आंसर देता हूं। इसका आंसर है बच्चों बीबीआरएच। बीबीआरएच का मतलब होता है वेव को बना रहे हो, प्रोटॉन कभी ट्रांसफर ही नहीं होते। चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया बात? तो बच्चों ध्यान रखना, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाई ओनली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट प्रोटॉन्स। प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं करते अपन ये। तो चार्ज बेसिकली है क्या? चार्ज डेफिशिएंसी है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोड्यूस होता है बच्चों। क्लियर? तो इट इज प्रोड्यूस ओनली बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बोलो क्लियर होगी ढंग से बात ये? तो पहले का आंसर है बीबीआरएच। बीबीआरएच का मतलब वेव को बना रहे हो, चार्ज कभी, प्रोटॉन कभी ट्रांसफर ही नहीं होते। सेकंड क्वेश्चन देखो, एग्जांपल ट्रांसफरेबल का। वो कहता है बॉडी ए और बी ऐसी कैसी दे रखी है। इस बार बॉडी ए ने बी को 1000 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए। व्हाट विल द मास डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पूछा है। तो बच्चों ऑप्शन दिया है 1000 एमई, 2000 एमई, 3000 एमई, 4000 एमई। एमई का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब बॉडी ए बी को 1000 इलेक्ट्रॉन देगी तो ए और बी में कितना मास डिफरेंस आएगा? 1 सेकंड में सोच लीजिए आप। तो मैं इसका आंसर दे देता हूं आपको। ओ, आपके मन में आएगा कईयों के 0। नहीं बच्चों, इसका आंसर आएगा 2000 एमई। रीजन क्या है इसके पीछे? बच्चों देखो, ये 2 बच्चे खड़े हैं, चिंटू मिंटू, दोनों के पास 10-10 रुपीज हैं। इसने इसको 1 रुपीज दिया, इसके 9 हो जाएंगे, उसके 11 दिया तो 1, पर 11 माइनस 9 डिफरेंस 2 का हो गया, तो दिया तो 1000। एक के पास 1000 ज्यादा हो गए और एक के पास कम हो गए, पर डिफरेंस 2000 का हो गया। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइनाइट मास रखता है। 0 तो आपके मन में 0 आएगा, तो 0 बच्चों एटॉमिक मास में इलेक्ट्रॉन का मास काउंट नहीं होता, पर बॉडी का मास में इलेक्ट्रॉन का मास काउंट होता है। याद रखना, अगर एटॉमिक मास है तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास से निकालते हो, पर अगर आप बॉडी का मास निकालते हो तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों का मास चाहिए होता है अपने को। क्या बच्चों मेरी बात समझ में आई? तो आपको याद रखना है, चार्ज इज ट्रांसफर का मतलब चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बॉडी के मास में तीनों का मास आता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का, पर एटॉमिक मास में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास आता है, इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करते। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो बॉडी का मास कम हो गया, इसलिए यहाँ एक के पास ज्यादा एक के पास कम, तो डिफरेंस डबल हो गया बच्चों। क्या मेरी बात आपको समझ आई मेरे प्यारे बच्चों? कॉपी इट। प्यारे बच्चों, चार्ज की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी उसका नाम है चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या ना सर, इसका मतलब क्या है बच्चों? किसी भी प्रोसेस में जो इनिशियल चार्ज होता है वही फाइनल चार्ज होता है। चार्ज ना तो कभी खत्म हुआ ना कभी पैदा होता है।
तो ये चार्ज का केवल ट्रांसफर करके हम नेट सिस्टम का चार्ज उतना ही रखते हैं और प्लस माइनस रिड्यूस कर लेते हैं। तो बच्चों आओ हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखें, और ये एग्जाम्पल ऐसे हैं बच्चों जो एनसीईआरटी के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं कि व्हेन अ फोटोन इंटरेक्ट विद मैटर, एच न्यू जो लिखा होता है बच्चों, ये फोटोन की एनर्जी है, जिसमें एच प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है। जब फोटोन किसी मैटर पे इंटरेक्ट करता है तो बच्चों वहां से ये इलेक्ट्रॉन ई माइनस और ये पॉजिट्रॉन निकलता है। बच्चों इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में क्या होता है, चार्ज अपोजिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव पॉजिट्रॉन का पॉजिटिव, और इक्वल भी होते हैं बच्चों। क्लियर हो गया? तो बच्चों देखो इनिशियल चार्ज फोटोन, फोटोन में तो एनर्जी पैकेट है, जो सनलाइट आ रही है उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये एनर्जी पैकेट तो इनिशियल चार्ज जीरो है। और जब मैटर से इंटरेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन निकले, तो बच्चों उसका फाइनल चार्ज भी जीरो है। इसका मतलब इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज हो गया। तो ये कंजर्वेशन चार्ज का बेस्ट एग्जांपल हो गया आपके पास, क्यू इनिशियल इक्वल टू क्यू फाइनल। बच्चों क्या बच्चों क्लियर हुई बात मेरी? ये सेकंड बार देखो क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एंड एक पॉजिट्रॉन जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, बोलो इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो बच्चों फोटोन निकल जाता है। ये इसका रिवर्स फिनोमिना बच्चों, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जब इंटरेक्ट करेंगे तो इनका इनिशियल चार्ज जीरो जो पहले बताया था, और फोटोन निकला उससे भी इनिशियल फाइनल चार्ज जीरो। इस प्रोसेस का नाम एनहीलेशन होता है बच्चों। तो इसमें भी आप कह सकते हो कि क्यू इनिशियल इक्वल टू क्यू फाइनल की प्रोसेस लगती है। तो बच्चों दो बेस्ट एग्जांपल है। अब आपसे पूछेगा चार्जेस कंजर्व, तो बच्चों आप बोलना इसका मतलब है इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज, मतलब चार्ज नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। जैसे इन दोनों प्रोसेस का जो इनिशियल चार्ज था वही इनका फाइनल चार्ज बना था बच्चों। एक का नाम था पेयर प्रोडक्शन और एक का नाम था एनिहिलेशन। इट्स ए वेरी गुड एग्जांपल बच्चों। कॉपी। प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, पहले समझिए। क्वांटम मैंने छोटा पार्ट, जैसे आपके घर में जो दीवार बनी हुई है वॉल, वो किससे मिलके बनी है बच्चों, उसका छोटा पार्ट ब्रिक होता है, नंबर ऑफ ब्रिक्स मिलकर दीवार बनती है। तो दीवार का जो क्वांटम है उसको ब्रिक बोला करो। और ब्रिक किससे मिलकर बनी है बच्चों, मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। तो ब्रिक का जो छोटा पार्ट है बच्चों मॉलिक्यूल, वो क्वांटम हो गया। क्वांटम इज छोटे वाला पार्ट। मॉलिक्यूल बने हैं एटम से, तो मॉलिक्यूल का छोटा पार्ट एटम हो गया। तो सबसे छोटे पार्ट को बच्चों क्वांटम कहते हैं। जैसे किसी बॉडी पे चार्ज है 10 कूलम, तो सबसे कम चार्ज कितना रख सकती है कोई बॉडी, ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब। तो बच्चों हमें अभी तक ये पता है कि जितनी भी बॉडी है उसका मिनिमम चार्ज अगर वो रखती है तो बच्चों वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई के बराबर होता है। ये क्वांटम है इलेक्ट्रॉन का। उसका जो अगला चार्ज अगर आप दोगे उसको तो बच्चों वो 2e 3 4e होगा, पर 1.5e नहीं होता। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है। आगे जाके हम क्वार्क से इसको लिंक करेंगे, पर अभी तक यही बोलना है आपको। क्वांटाइजेशन का मतलब चार्ज की मिनिमम वैल्यू इज फिक्स और वैल्यू है ई। उसके बाद सारी वैल्यू कंटिन्यू इंक्रीज करोगे तो इंटीजर की फॉर्म में बढ़ेगी, 1 2 3 4, फ्रैक्शन में कभी नहीं आएगी। इसलिए जनरल चार्ज होता है किसी बॉडी पे Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। एन नंबर है बच्चों 1 2 3 4 5, कुछ भी बोल दीजिए आप एन नंबर, ये अप टू इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो किसी बॉडी पर चार्ज क्या ना एन ई होता है। एन एक इंटीजर है, कभी 1.5 2.5 2.8 ये कभी नहीं लिखना आपको। इसी का मतलब था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बच्चों क्लियर हो गया? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज फिक्स और उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, स्मॉल ई होती है बच्चों। क्लियर हो गया? कॉपी। मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखिए आप, कौन सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब होता है बच्चों चार्ज जो होता है वो अपनी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। कह रहा सर समझ नहीं आई बात। देखो बच्चों दुनिया में दो चीज है, एक है मास, एक है चार्ज। मास डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड। मास स्पीड पे डिपेंड करता है, चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि अगर कोई बॉडी अप्रोक्सीमेट लाइट के स्पीड के इक्वल चल रही है, बहुत फास्ट चल रही है, तो उसका मास इंक्रीज हो जाता है। और वो मास का फॉर्मूला ये वाला होता है बच्चों, ये हमें पढ़ाया जाता है कि एम नॉट जो होता है बच्चों वो रेस्ट मास कहलाता है। ये रेस्ट मास कहलाता है। वी बॉडी की वेलोसिटी, सी लाइट की वेलोसिटी, और एम ये वाला कहलाता है मूविंग मास। तो जब कोई बॉडी बहुत तेज चलती है बच्चों उसका मास इंक्रीज हो जाता है बच्चों इस फॉर्मूले से। पर चार्ज कभी चेंज नहीं होता, चार्ज कभी इंक्रीज नहीं होता। इसी को तो कहते हैं चार्ज इज इनवेरिएंट, मतलब चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन हिज स्पीड। चार्ज कभी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता बच्चों, पर मास स्पीड पे डिपेंड करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, मास डिपेंड करता है, चार्ज डिपेंड नहीं करता बच्चों। फाइन। बट एक बात और बताओ बच्चों, तीन तरह की डेंसिटी होती है ना। एक होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, LCD, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।
बच्चों ये स्पीड पे डिपेंड करती है। लीनियर चार्ज का मतलब होता है कि कोई भी मेरे पास एल लेंथ है उस पे क्यू चार्ज है, इसका मतलब ए एरिया उस पे क्यू चार्ज है, इसका मतलब बच्चों वी वॉल्यूम है उस पे क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है। तो प्यारे बच्चों एल लेंथ पे क्यू चार्ज है ना, तो वन लेंथ पे क्यू बाई एल, जैसे है ना एल लेंथ पे क्यू चार्ज लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, एल लेंथ पे क्यू चार्ज तो वन लेंथ पे क्यू बाई एल, तो इसी को बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो ये लैम्डा कहलाती है। ऐसी ए एरिया में क्यू चार्ज, देखो बच्चों ए एरिया में क्यू चार्ज तो वन एरिया में क्यू बाई एरिया, तो बच्चों इसी को अपन कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो सिग्मा से जानी जाती है। ऐसे वी वॉल्यूम में क्यू चार्ज तो वन वॉल्यूम में क्यू बाई वी, और क्यू बाई वी ये लिखा तो इसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। प्यारे बच्चों अब डायलॉग ये बोलना, मास स्पीड पे डिपेंड करता है, चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, पर चार्ज डेंसिटी लैम्डा सिग्मा और रो स्पीड पे डिपेंड करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव गलत हो जाएगा नहीं तो आपसे, कहना क्यों करते हैं आपसे पूछेगा, तो उसका रिप्लाई आपको ऐसे करना है बच्चों कि जब भी कोई बॉडी बहुत तेज चलती है तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है लेंथ का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ये हमारे कोर्स में नहीं है, आपको नहीं पढ़ना, उस पॉइंट याद रखना है। जैसे ये पेन बहुत फास्ट चलेगा तो उसकी लेंथ कम हो जाएगी, अच्छा लेंथ कम हो जाएगी, तो लेंथ कम होने से बच्चों लैम्डा चेंज हो जाएगा, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इसका आंसर है। लेंथ चेंज होगी तो बच्चों ऑब्वियस है ये एरिया भी चेंज होगा, लेंथ चेंज होगी तो एरिया भी, कोई एरिया लेंथ स्क्वायर है, वॉल्यूम लेंथ क्यूब है, इसलिए बच्चों लैम्डा सिग्मा और रो ये तीनों चार्ज डेंसिटी कहलाती है। लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज, ये बच्चों स्पीड पे डिपेंड करती है, पर चार्ज डिपेंड नहीं करता। तो चार्ज इज इनवेरिएंट के बारे में डिटेल में स्टडी कर ली कि मास डिपेंड करता है, चार्ज डिपेंड नहीं करता, पर चार्ज डेंसिटी डिपेंड करती है बिकॉज ऑफ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, और ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की कहानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नाम के चैप्टर में पढ़ाई जाती है। बस इतना से आपको बोलना था बच्चों, मुझे लगता है इनवेरिएंट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। कॉपी बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। इसका मतलब है बच्चों कि चार्ज जहां भी चार्ज होगा वहां मास जरूरी है, पर जहां मास होगा वहां चार्ज होने की गारंटी नहीं है। रीजन क्या है बच्चों, जैसे मान लो अकेला इलेक्ट्रॉन रखा है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी होता है, जो आपने पढ़ा होगा 1.6 10⁻19 कूलम, और बच्चों इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है, ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा 9.1 10⁻31 kg। तो इसका मतलब चार्ज का मास भी है और चार्ज भी है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी है और मास भी है। तो जहां इलेक्ट्रॉन रखा है तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, मतलब चार्ज है तो मास तो पक्का है, क्योंकि दुनिया का सबसे छोटा चार्ज ही इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का तो अपना ही मास होता है, तो कहना चार्ज है तो मास है। पर किसी बॉडी पे अगर बच्चों एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन है तो बॉडी का मास तो है पर नेट चार्ज 0 है। तो चार्ज ऑलवेज मास के साथ होता है, पर मास पे हमेशा चार्ज होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, नेट चार्ज 0 भी तो हो सकता है। इसलिए बच्चों की प्रॉपर्टी लिखी है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। क्या बच्चों क्लियर हुई मेरी बात? कॉपी इट। प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी बस आपको याद ही करनी है, एक्सलरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी। ऐसा होता है रेस्ट चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मूविंग चार्ज विद कांस्टेंट वेलोसिटी इलेक्ट्रिकोमैग्नेटिक फील्ड, पर मूविंग चार्ज विद एक्सेलरेशन तो बच्चों एनर्जी भी रेडिएट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अलावा। लास्ट प्रॉपर्टी है बच्चों चार्ज शोज एडिटिव नेचर। इसका मतलब बच्चों इतना होता है कि चार्ज के अंदर Q1 प्लस Q2 जो होता है ना बच्चों, वो Q2 प्लस Q1 होता है। ये एडिटिव नेचर की प्रॉपर्टी, और चार्ज ये प्रॉपर्टी शो करता है कि 2 कूलम प्लस 3 कूलम इक्वल टू 3 कूलम प्लस 2 कूलम। बोलो बच्चों क्लियर होगी बात? ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बच्चों, कॉपी। माय डियर स्टूडेंट्स जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इसका नाम है बच्चों क्वार्क्स, QUARKS। ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके लिए। बच्चों हमने जब पढ़ा था चार्ज इज क्वांटाइज, मतलब सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों क्वार्क का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ई से स्मॉल चार्ज भी पॉसिबल है, ई से छोटा चार्ज भी पॉसिबल है, उसी को क्वार्क कहते हैं। क्वार्क दुनिया में बच्चों दो तरह के पाए गए, एक अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। अप क्वार्क के लिए कहता है बच्चों +2e/3, और डाउन क्वार्क के लिए बच्चों कहता है -e/3। ये दो क्वार्क आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, वन इज अप क्वार्क और सेकंड इज डाउन क्वार्क, है ना। तो ये ई से छोटा हो गया ना 2/3, ई से e/3, तो ये उसने कहा था। तो उसने कहा था कि दुनिया में इलेक्ट्रॉन से छोटे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से छोटे चार्ज भी पॉसिबल है, उसे दुनिया में बच्चों क्वार्क कहते हैं। और क्वार्क टू टाइप्स के पाए गए, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अप क्वार्क को +2e/3 कहते हैं और डाउन क्वार्क को -e/3 कहते हैं।
आप बच्चों आओ तो इस स्टेटमेंट को देख के समझिए अब क्या लिखा है। देखो, अकॉर्डिंग टू रिसेंट एडवांसमेंट इन फिजिक्स इट इज नाउ बिलीव्ड दैट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर themselves built out of more elementary units called quarks. It is of two types, up quark और down quark. बोलो क्लियर। अब इस पर बच्चों दो क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटॉन इज मेड बाय, प्रोटॉन किससे मिलके बनता है? तीनों अप क्वार्क से, अप डाउन और अप क्वार्क से, या दो अप एक डाउन, एक अप दो डाउन से मिलता है। तो प्रोटॉन पे चार्ज बच्चों होता है प्लस ई, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसका आंसर था बच्चों यूयूडी। दो अप क्वार्क और वन डाउन क्वार्क फॉर्म्स अ प्रोटॉन। प्रोटॉन कैसे? अप क्वार्क प्लस टू ई बाय थ्री, प्लस टू ई बाय थ्री माइनस ई बाय थ्री, थ्री एलसीएम तो प्लस ई बच गया। तो इसका मतलब प्रोटॉन इज मेड बाय दो अप क्वार्क एंड वन डाउन क्वार्क, ये ऑब्जेक्टिव का आंसर हो गया। न्यूट्रॉन इज मेड बाय, तीनों आप ये सारे ऑप्शन दिए तो आंसर है यूडीडी, क्योंकि अप क्वार्क तो प्लस टू ई बाय थ्री है और डाउन क्वार्क माइनस ई बाय थ्री, दो थ्री एलसीएम लोगे तो जीरो बचेगा, और न्यूट्रॉन पे चार्ज जीरो ही होता है और प्रोटॉन पे चार्ज प्लस ई होता है बच्चों। तो क्लियर हो गया। तो बोलना सा प्रोटॉन इज मेड बाय टू अप क्वार्क एंड वन डाउन क्वार्क, पर न्यूट्रॉन इज मेड बाय वन अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क। क्या बच्चों मेरी बात आपको समझ में आई? इज इट क्लियर? कॉपी इट। देखो मेरे प्यारे बच्चों, चार्जेस की सारी प्रॉपर्टीज को विद एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बच्चों, तो मुझे लगता है ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी क्लियर हो गई हैं। आओ बच्चों इस पे कुछ कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्टिव और बनते हैं, उन्हें भी हम डिस्कस करते हैं। तो अब जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, उसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन चार्जेस। तो आओ बच्चों हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है चार्जेस के बारे में वो देखिए आप। बच्चों क्वेश्चन पूछा है, कैन टू सिमिलर चार्जेस एवर अट्रैक्ट ईच अदर? क्या दो सिमिलर चार्ज आपस में अट्रैक्ट कर सकते हैं? बच्चों जनरली बच्चों से आप पूछोगे, ट्वेल्थ के बच्चों से, तो आंसर देंगे यस। पर बच्चों मैं कह रहा हूं वो गलत आंसर है। सही आंसर फिजिक्स हिटर सर आज आपको दे रहे हैं। सिमिलर चार्जेस कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकते, और सिमिलर चार्ज बॉडी अट्रैक्ट हो सकती है। अब आप बोलोगे हाँ सर क्या बात बताई। हाँ बच्चों, इसलिए तो आप मुझसे पढ़ने आए हो। देखो बच्चों, दो सिमिलर चार्ज है प्लस क्यू, तो नेवर अट्रैक्ट, इन्होंने आपस में एक दूसरे को रिपल करना ही करना है, ये अट्रैक्ट नहीं करते। पर सिमिलर चार्ज बॉडी है, ये अट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि इस पे ज्यादा प्लस है, इस पे कम प्लस है बच्चों। तो जो कम प्लस वाली बॉडी है, तो ज्यादा प्लस वाली इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, जिस प्रोसेस का नाम होता है बच्चों इंडक्शन। इंडक्शन की वजह से बच्चों यहाँ माइनस क्रिएट होगा और इधर प्लस क्रिएट हो जाएगा। क्लियर हो गया? इस माइनस की वजह से बच्चों ये अट्रैक्ट हो जाती है। तो आंसर आया, मैंने क्वेश्चन पूछा सिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट इधर, तो आंसर दिखा नेवर। सिमिलर चार्जेस नहीं, सिमिलर चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट करती है। और बच्चों जनरली सारे ही इसमें बेवकूफ बनते हैं। अपने बच्चों से, अपने फ्रेंड से जाके स्कूल में, क्लास में, कोचिंग में जाके जरूर पूछना कि बताइए क्वेश्चन का आंसर, क्या सिमिलर चार्ज बॉडी, सिमिलर चार्जेस अटेंड करते हैं? वो जल्दी से बोलेगा यस, क्योंकि क्लास में सिमिलर चार्ज बॉडी लिखवाया है और वो चार्जेस को पढ़ते थे। यही डिफरेंस आपको लगेगा कि हाँ सर ये चीज अच्छी बताई है आपने। तो सिमिलर चार्ज बॉडी नहीं, सिमिलर चार्जेस नहीं, सिमिलर चार्ज बॉडी अट्रैक्ट कर सकती है बच्चों, बिकॉज ऑफ इंडक्शन प्रोसेस। कॉपी। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी किसको अट्रैक्ट करती है? अब बच्चों इसका स्टेटमेंट देखिए, फिर ज्यादा अच्छा लिंक कर पाऊंगा मैं। वो क्वेश्चन कहता है, अ पॉजिटिव चार्जेस, ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ए अट्रैक्ट्स अ बॉडी बी, देन चार्ज ऑन बॉडी बी मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, नन, या कैन नॉट से। वो कह रहा है पॉजिटिव चार्ज बॉडी है ए नाम की, तो हमने इसको लिख दिया ए नाम से। ये बी नाम की बॉडी को अट्रैक्ट करती है, तो बोला है बी पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव या न्यूट्रल होगी वो। तो बच्चों इसका आंसर देखे ना, तीनों आंसर सही हैं बच्चों। पॉजिटिव वाली नेगेटिव तो अट्रैक्ट करेगी, तो पहला करेक्ट है। तो आंसर दे रखा है ना पॉजिटिव वाली, तो कहना यस, पॉजिटिव वाली नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिव वाली पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट कर सकती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इंडक्शन, इसका चार्ज ज्यादा है, इसका चार्ज कम है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, उसकी वजह से भी अट्रैक्ट हो जाएगा। और पॉजिटिव वाली न्यूट्रल में भी इंडक्शन प्रोसेस ले आएगी, तो इससे भी अट्रैक्ट होगा। तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी नेगेटिव को भी अट्रैक्ट करती है, कम पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी को भी अट्रैक्ट करती है, और न्यूट्रल को भी बिकॉज ऑफ इंडक्शन अट्रैक्ट करती है। इन दोनों में बिकॉज ऑफ इंडक्शन अट्रैक्शन है, और ये अपोजिट चार्ज की वजह से अट्रैक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बॉडी किसको अट्रैक्ट करती है? तो बच्चों ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है पॉजिटिव को, कहना हाँ कर सकती है, सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है। फिर दिया नेगेटिव को, तो पहला एग्जांपल है पक्का ही करती है। और न्यूट्रल को इसलिए करती है जीरो चार्ज वाली को, कि वहां इंडक्शन से माइनस प्रोड्यूस कर देती है। तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी किसको अटेंड करती है? ये मत बोलना सिर्फ नेगेटिव को करती है, अभी कहना पॉजिटिव को भी करती है, न्यूट्रल को भी करती है। कहना सर मजा आ गया, तो कॉपी इट।
बच्चों एक क्वेश्चन और पूछता है वो आपसे, डज इन चार्जिंग द मास ऑफ द बॉडी चेंजेस? क्या किसी बॉडी को चार्ज करने से बॉडी का मास चेंज होता है कभी? है ना, आंसर देना बच्चों, यस। है ना, क्यों? कहना देखो ये न्यूट्रल बॉडी है, अगर न्यूट्रल बॉडी से इसका पॉजिटिव चार्ज कर देंगे, इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो ये बॉडी हल्की हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ तो मास होता है ना बच्चों। तो कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रॉन हैज फाइनाइट मास, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बॉडी हल्का होगा, और किसी बॉडी पर अगर इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो बॉडी का मास इंक्रीज होगा। तो अब कभी ये मत सुनो थोड़ा सा तो होता है, अबे थोड़ा सा भी होगा पर चेंज तो होगा ना। इसका मतलब जो किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो बच्चों मास हमेशा चेंज होता है। अगर नेगेटिव चार्ज करोगे मास ज्यादा हो जाएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज करोगे तो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे कैफ के घर, तो वो हल्की हो जाएगी बच्चों, ये बात ध्यान रखना। प्यारे बच्चे, चार्ज को लेकर सिंपल सा प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम को बच्चों स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है, प्रॉब्लम में डायरेक्ट एक्सप्लेन करता हूं। वो कहता है ग्लास रोड को सिल्क से रब किया, रब का मतलब फ्रिक्शन हो गया, तो ग्लास रोड पे कोई पर्टिकुलर चार्ज आया तो वो किसके कितने इलेक्ट्रॉन के इक्वल था, ये आपसे पूछा था। तो बच्चों ये चार्ज की वैल्यू दी हुई थी, हम जानते हैं Q इक्वल टू एन ही होता है। अगर हमें इसमें पूछा कितने इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है तो हमें एन निकालना है, तो एन हो गया Q बाई ई। इतना चार्ज ग्लास रोड पे आया, ये प्रॉब्लम में गिवन था। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता था, तो इतने इलेक्ट्रॉन के इक्वल आया चार्ज, तो आंसर हो गया 12 इसका बच्चों। फिर उसके बाद आएगा चार्ज ऑन सिल्क। वो कह रहा है कि ग्लास पे अगर ये चार्ज आ गया, ये वाला चार्ज ग्लास पे आया, तो सिल्क पे कितना आया? ऑब्वियसली जब रब किया तो इस पे पॉजिटिव आया, तो उस पे नेगेटिव आया, तो इसी चार्ज का नेगेटिव लिख देना बच्चों, आप आंसर हो गया। जैसे इस पे ग्लास रोड पे +5 आया तो इस पे -5 आएगा। अब उसने पूछा जो 12 इलेक्ट्रॉन निकले, इसके पास चले गए 12 इलेक्ट्रॉन, ये वाला है, तो ये कितना मास गया? तो बच्चों मास ट्रांसफर के लिए 12 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन का अप्रोक्सीमेट मास लिख लो, तो बच्चों ये इसका आंसर हो गया। तो कभी ऐसा पूछें तो रब करने से बच्चों एक बॉडी पॉजिटिव एक नेगेटिव होती है, अगर इस पे चार्ज पॉजिटिव है तो इस पे नेगेटिव है, तो इसका नेगेटिव आंसर हो गया। अब चार्ज के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर के, तो चार्ज में 1 इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे आपके पास। क्लियर बच्चों? कॉपी इट। माय डियर स्टूडेंट्स, जो टॉपिक अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसका नाम है यूनिट ऑफ चार्ज। प्यारे बच्चों, यूनिट ऑफ चार्ज के अंदर हम दो तरह की यूनिट डिस्कस करेंगे। एक हम डिस्कस करेंगे एसआई यूनिट, एक हम डिस्कस करेंगे सीजीएस यूनिट। बच्चों यूनिट ऑफ चार्ज का जो एसआई यूनिट है उसको निकालने का तरीका होता है, आई हम जानते हैं Q/T होता है, तो Q इक्वल टू I इंटू टी हो गया, आई एम्पियर टी सेकंड, एम्पियर सेकंड को गुलाम कहते हैं, तो बच्चों यही इसकी एसआई यूनिट होती है। सीजीएस यूनिट जो होती है बच्चों वो होती है इसकी ESU ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। और बच्चों याद रखना, प्रैक्टिकल और लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज को पूछे तो बच्चों फेराडे बोल के आना, और 1 फेराडे होता है 96500 कूलम्ब्स के। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज पूछे तो इन जनरल आपको याद रखना बच्चों फ्रैंकलाइन होती है, तो फ्रैंकलाइन रट ले, और 1 कूलम्ब इतने ESU के इक्वल होता है। ये सारी बातें बच्चों आप अपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ध्यान रखना। Hello, my name is Andrew, and I was a student of Engineer Modgil sir. And today I'm doing MBBS from GMC at Chandigarh, which is the 10th best medical college of India. They have helped me in not just my studies, but in my personal life, in staying positive and motivated in my career. And I should recommend everyone to join Aadhar Institute. And MBBS is MBBS, so guys, please work hard. It is all worth it. Thank you. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इस तरह के आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए 2 वे हैं बच्चों। 2 वे बताने से पहले मैं 2 पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। मेरा फर्स्ट पॉइंट ये बच्चों, इन वीडियोस में आपके कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। इन वीडियो को कॉपी करने में आपको टाइम जरूर लगेगा, पर इससे बच्चों आपके बेस नोट इतने अच्छे बन जाएंगे कि आप किसी भी कॉम्पिटिशन में इजिली सक्सेस हो जाएंगे। आप कभी मत सोचना इसमें टाइम बहुत लगता है बच्चों, आउट ऑफ बॉक्स काम करोगे, ज्यादा टाइम लगाओगे तभी सक्सेस मिलती है। इसलिए वीडियो से आप अपने बेस नोट बनाइए, और वो अल्टीमेट बेस नोट होंगे क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाए गए वीडियोस हैं। सेकंड बात और बोलता हूं बच्चों, अगर आप इंडिया में कहीं भी कोचिंग ले रहे हैं, आपको लग रहा है हम तो बड़े सेंटर में पढ़ते हैं, तब भी बच्चों ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। जो भी चैप्टर आपके टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं उससे पहले आप घर में ये वीडियो देख के जाएं। अगर आप देख के जाएंगे तो पूरे ईयर आपका कॉन्फिडेंस हमेशा अप रहेगा। अगर वो कॉन्फिडेंस आपका अप रहेगा बच्चों तो सक्सेस के चांस ज्यादा बढ़ेंगे। तो आओ बच्चों, मैं 2 वे बताता हूं इन वीडियोस को लेते कैसे हैं, देख कैसे सकते हैं बच्चों। इस वीडियो को देखने के लिए आपके पास 2 वे हैं। फर्स्ट है कि modiclasses.com नाम का एक वेबसाइट है मेरा, उस वेबसाइट को विजिट करके आप ये वीडियो परचेज कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल प्राइस पे आपको मिलेंगे, पूरे 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, उससे वीडियो बच्चों आप ले सकते हैं इस वेबसाइट पर जाकर। सेकंड ऑप्शन है आप बच्चों, सेकंड ऑप्शन है मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए। आप पूछेंगे कौन सा ऐप डाउनलोड करना और कैसे करना है, तो बच्चों ये डिपेंड करता है कि पास फोन कौन सा है। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है
तो बच्चों मोदी क्लासेस नाम से ऐप डाउनलोड कीजिए। इसके अंदर जाएंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपके पास iOS एप्पल का फोन है तो बच्चों माई इंस्टीट्यूट नाम से एक ऐप डाउनलोड कीजिए। उसमें कोड आपसे मांगा जाएगा, उस कोड का नाम है XEQTB। माई इंस्टीट्यूट के बाद जो कोड मांगेंगे उसमें XEQTB, अगर आप XEQTB भरेंगे तो वो ऐप डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद वहां से आप वीडियो खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इन वीडियो में आपको ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा, इसमें नीचे लिखा हुआ आएगा बाई नाउ। बाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो जैसा जैसा वो बोलता जाएगा वैसा आप करते जाएं, ये वीडियो आपके पास एकदम स्टार्ट हो जाएंगे। बच्चों यही बेस्ट वे है आपको। बच्चों अगर सक्सेस चाहिए तो फिजिक्स सर के ये वीडियोस आप परचेज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।